अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहानी घर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। 16 बरस की थी। जी चाहता हर वक्त आईने के सामने खड़ी रहूं, खुद को देखूं और शर्माऊं, अपने ही अक्स में खो जाऊं, या फिर तसव्वुर के चमन जार में उड़ती उड़ती कायनात के हुस्न में कहीं दूर निकल जाऊं। लेकिन इसके प्यार ने मेरे पर बांध रखे थे। मैं इसके सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन इन दिनों मेरी जान मुसीबत में थी। रेहान मेरे मामू का बेटा, जो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत था, अम्मी से मिलने रोज आता, लेकिन कन अखियों से मेरी तरफ देखता रहता। सच कहूँ तो मुझे इसका यूं देखना अच्छा नहीं लगता था। मीर आलम भी मेरा कजिन था, रेहान ननियाल से तो आलम ददियाल से। वो भी ऐसे ही आकर अम्मी के पांव दबाता, लेकिन नजरें इसकी मेरा ताकुब करती। मेरी जान मुसीबत में थी। दोनों ही अच्छे थे, दोनों मुझे चाहते थे और मुझसे शादी के तलबगार थे। अम्मी मगर कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि किसको अपना दामाद मुंतखब किया जाए और किसको मना कर दिया जाए। रेहान के वालिदैन ज्यादा अमीर ना थे, लेकिन माँ से रिश्ता था, तभी माँ चाहती थी कि इसे दामाद बना ले। मगर आलम मेरे वालिद का भतीजा था और अमीर बाप का बेटा था। इनका वो चहीता भी था। इनके सगे भाई कानूरे चशम हुस्न में रेहान से बढ़कर तालीम में भी आगे। ऐसा रिश्ता कौन ठुकराता है। मैं दोनों से छुपती रहती, ज्यादा बात ना करती। जब इनमें से कोई आता, मैं किचन में घुस जाती। अम्मी बुलाती तो मैं सामने जाकर कतराती थी। एक दिन दोनों की माएं रिश्ता तलब करने आ गईं। रेहान की वालदा सुबह को आईं तो ताई जी शाम को। ऐसे मौकों पर माएं हवास बाख्ता हो जाती हैं। मेरी माँ का भी कुछ ऐसा ही आलम हुआ। रात को वालिद साहब से मशवरा लिया। वो झट से बोले, रेहान को इनकार कर दो और मीर आलम को कबूल कर लो। वो मेरा भतीजा है, मैं बड़े भाई को कैसे इनकार कर सकता हूँ। अम्मी जान के अरमानों पर ओस पड़ गए और दुख से आंसू निकल आए। मुझे अलबत्ता कोई दुख ना था, बल्कि वालिद का फैसला अच्छा लगा। दिल को दिल से राह होती है। मैं जानती थी मीर आलम को मुझसे ज्यादा मेरे वालिदैन से मोहब्बत थी। वो इनको ऐसे ही चाहता था जैसे अपने वालिदैन को चाहता था। मेरे मामू, ताया, चचा सब इसी शहर में रहते थे। मामू वाले कम आते, लेकिन ताया, चाचू रोज आते। अगर ना आते तो हम चले जाते थे। जिस दिन मेरी मीर आलम से मुलाकात ना होती, लगता सूरज निकला ही नहीं। मेरी दोस्ती आलम की बहन नियाज बीबी से थी। हम इसको नाजो बुलाते। इसकी और ताई की भी ख्वाहिश थी कि मैं इनके घर की बहू बनूं। एक दिन नाजो की जुबानी पता चला कि मीर आलम अपनी खाला के घर कराची जा रहा है। ये सुनकर मैं रंजीदा हो गई। 100 तरह के अंदेशे दामन घेर थे। इसकी खाला की बेटियां थी और मैंने सुना था कि खाला इसे दामाद बनाना चाहती है। मैंने बहुत दुआ की कि वो कराची ना जाए। जबान से ना कह सकती थी कि इसके साथ बेतकल्लुफी ना थी, इसलिए रोक भी ना सकी। वो चला गया और मैं 100 अंदेशे दिल में छुपाए से सकती रह गई। अब ताई का घर काटने को दौड़ता था। मैंने इनके घर जाना छोड़ दिया। नाजो शिकवा करती कि अब तुम हमारे घर क्यों नहीं आती। इसे क्या बताती कि क्यों नहीं आती। मीर आलम एक माह के लिए गया था और 3 माह लगा दिए। नाजो बताती कि भाई वहाँ बहुत खुश है, इसका दिल लग गया है, तभी लौटने का नाम नहीं ले रहा। मैं ये बातें सुनती तो दिल बैठ जाता। अब मुमानी और रेहान का अफसरदा चेहरा याद आता, जिनको हमने मीर आलम की खातिर ठुकरा दिया था। शायद हमें इनके खुलूस को ठुकराने की सजा मिली थी। इधर आलम और इसकी खालाजात नीलम के बारे में एक हो जाने की बातें ताया के घर में शुरू हो गई थी। इधर मुमानी जान आखिरी बार रेहान के लिए हमारे घर मिन्नत समाजत करने आ गई, लेकिन मेरा दिल ही नहीं माना। मैं समझ रही थी कि मीर आलम जरूर आएगा, वो नीलम से शादी नहीं करेगा। अम्मी जान ने आखिरी बार मुझसे पूछा, बेटी क्या ख्याल है, तुम्हारी मुमानी को हाँ कर दूं? तो मैंने नफी में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दिल को यकीन था कि आलम जरूर आएगा और मुझको इसका इंतजार करना चाहिए। आखिरी बार इनकार सुनकर मुमानी फिर नहीं आई।
बल्कि खफा होकर चली गईं और अपनी भांजी से बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। यूं रेहान और माहम एक हो गए। अब मामू हमारी तरफ नहीं आते थे, लिहाजा हमें इल्म ना था कि वो कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन दिनों मुझे इन लोगों की परवाह भी नहीं थी। मेरे दिल के धागे तो ताया के घर से बंधे हुए थे। मुझे तो इंतजार था तो इसका जो कराची जाकर वहां का हो गया था। इसे तो किसी की याद भी नहीं आती थी। कराची शहर ने इसके पैर जकड़ लिए थे। मेरे अरमान मेरी सोचों के जाल में कैद थे। आलम के सिवा किसी और के बारे में सोच भी ना सकती थी। इसे गए कुछ माह हो चुके थे। एक दिन कराची से हमारी एक रिश्तेदार यास्मीन आई। इसने बताया कि आलम ने कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया हुआ है और वहां बहुत खुश है। इसकी खाला हर सूरत इसको अपना दामाद देखना चाह रही हैं, तभी वो इसको पढ़ा रहे हैं ताकि बैरूने मुल्क भिजवा सके। ये सुनकर मेरी उम्मीदों के सारे चिराग बुझ गए। हर आस दम तोड़ गई। बहुत रोई, इस कदर दुखी हो गई कि मर जाने के सिवा कोई और बात न सूझती थी। नाजो मुझे तसल्ली देती कि खातिर जमा रखो, मेरा भाई जरूर आएगा, वो शादी तुम ही से करेगा। मेरे पास नाजो की बातों पर यकीन करने के सिवा कोई चारा न था। मैंने खुद तो कभी मीर आलम से बात न की थी, हमने कभी इकरार मोहब्बत न किया था, तो अब मैं नियाज बीबी की बातों पर एतबार के सिवा कर भी क्या सकती थी। अम्मी और बाबा जान इस इंतजार में थे कि ताया और ताई आकर रिश्ते की बात कच्ची करें, लेकिन इन्होंने एक बार भी रिश्ते के मामले पर बात ना की। शायद वो भी इसका इंतजार कर रहे थे। 6 माह बाद सुना कि मीर आलम आ गया है। मैं इसकी एक झलक देखने के लिए बेचैन थी। लगता था कि वो कराची से आते ही हमारे घर आएगा, मुझे पहले की तरह कनखियों से देखेगा और कहेगा, आज किसी ने हमें चाय का भी नहीं पूछा। ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो हमारे घर आया और ना ही इसने मुझे कनखियों से देखा। मैंने सुना वो हमारी तरफ आने का नाम नहीं ले रहा। मैंने ये भी सुना कि वो कहता है कराची अच्छा शहर है और अब मैं कराची में ही रहूंगा। मैं ये बातें सुनती तो दिल बैठ जाता। वो ना आया और मेरी उम्मीदों का ताजमहल ढह गया। रोज आने वाला जब यूं अपने दीदार से महरूम कर दे तो चाहने वाले के दिल पर क्या गुजरती है, ये तो इंतजार की आग में जलने वाले ही बता सकते हैं। मैं बहाने से यास्मीन के घर गई। इसका घर नाजो के घर से मिला हुआ था। सोचा वहां से छत पर जाकर देखूं, शायद वो नजर आ जाए। यास्मीन ने समझ लिया था कि मैं क्यों आई हूँ। वो मुझे अपनी छत पर ले गई। तकदीर मेहरबान थी या हुस्ने इत्तफाक के मुझे सामने ही वो नजर आ गया। वो भी अपनी छत पर कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये सर्दियों के दिन थे। अचानक इसकी नजर मेरी जानिब उठ गई। मुझे देखते ही इसका चेहरा खुशी से खिल उठा। मुझे इसमें कोई तब्दीली नजर न आई, सिवाय इसके कि इसकी सेहत काबिल रश्क हद तक अच्छी हो गई थी। मुझे देखकर हाथ हिलाया। मतलब था कि मैं आजकल में तुम्हारे घर आऊंगा। अभी मसरूफ हूँ। खुदा की शान, जिसको एक रोज काटना भी मुहाल लगता था, वो अब इतना मसरूफ था कि अपने चचा के घर आने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा था। मैं इसके इस तर्ज अमल को क्या समझती। मैं खुश थी मगर नाखुश भी थी। बोझल कदमों से घर आ गई। जो काम करती गुमसुम हो जाती, काम करना भूल जाती थी। सोचती थी ये सब क्या है, क्या वो बदल गया है। इसका तर्ज अमल अजीब हो गया था। इस बात की तह में कोई बात तो पोशीदा थी। अगले दिन वो हमारे घर आया। मुझे देखकर इशारे से सलाम किया। मैंने मुस्कुराकर सर झुका लिया था। वो हस्बे मामूल अम्मी जान के सामने बैठ गया। मैं किचन में इसके लिए चाय बनाने चली गई। सोचने लगी, हम मशरकी लड़कियां भी कैसी भोली होती हैं, किसी से कुछ कह सुन भी नहीं सकती। जिसको दिल का मालिक बनाया था, काश इससे एक सवाल कर लेती कि आलम सच सच बता दो, क्या तुम मुझसे शादी कर रहे हो। अम्मी से बातें करके वो चला गया। इसने मुझसे कुछ कहा ना सुना। मैं भी इससे कुछ न जान सकी कि इसके दिल में क्या है। चंद दिन रहकर वो कराची लौट गया, क्योंकि इसे कोर्स मुकम्मल करना था। जाते हुए भी वो मुझे खुदा हाफिज न कहकर गया।
कैसे कहता, हमारे खानदान में रिवाज ही ना था। इस बार तो ऐसा गया जैसे वो मेरा सब कुछ मुझसे छीन कर ले गया है। मेरा दिल खाली हो गया था। अम्मी अब्बू को भी अंदाजा हो गया कि इसके वालिदैन ने रिश्ते के लिए सरसरी पूछा था, कोई वाज़े बात नहीं की थी। गोया इनका ख्याल बदल गया था, वरना कोई तसल्ली आमेज बात तो करते। यकीनन वो नीलम को बहू बनाने के बारे में सोच रहे थे। नाजो ने एक दिन बताया कि इसके वालिदैन कराची जा रहे हैं, खाला ने बुलाया है, वो नीलम का रिश्ता तय करना चाहती हैं। अगर मेरी माँ को नीलम पसंद आ गई तो वो इसका रिश्ता मीर आलम से कर देंगी। ये खबर कयामत थी जो मुझ पर गुजर गई। इस दिन मैं बिल्कुल मायूस हो गई। इस बात की भनक अम्मी जान के कान में पड़ी तो वो भी अफसोस करने लगी कि ये कैसी भूल हमसे हो गई। ऐ काश कि मैं हुमा का रिश्ता अपने भांजे रेहान को दे देती तो आज इस तरह लेने के देने ना पड़ते। अम्मी बीमार पड़ गईं, वो पीली जर्द होती गईं, जैसे ये गम इनका कलेजा खा लेगा। कभी लौटी हुई खुशी वापस मिल जाती है और वो मुराद बर आती है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इन्हीं दिनों जब मीर आलम कराची गया और अम्मी मायूसी के घटाटोप अंधेरे में डूबी हुई थी, अचानक उम्मीद की किरण जागी। किसी ने इत्तला दी कि रेहान का बीवी से झगड़ा हो गया है और वो रूठ कर मैके चली गई है। सास ससुर मनाने गए लेकिन इन लोगों ने तलाक का मुतालबा कर दिया। इन दिनों रेहान की बीवी एक बेटे की माँ बन चुकी थी। इसने मजबूर होकर बीवी को तलाक दे दी। बीवी ने बेटा भी रेहान को दे दिया और इनका घर छोड़कर चली गई। अब रेहान को अपने बच्चे की परवरिश के लिए एक ऐसी औरत की जरूरत थी जो बच्चे को माँ का प्यार दे सके। रेहान को मुझ पर एतमाद था कि मैं ही वो हस्ती हो सकती थी जो इसके बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। मामू और ममानी की भी दिल से ख्वाहिश थी कि मुझे ही बहू बनाए। वो एक बार फिर हमारे दरवाजे पर सवाली बनकर आ गए। इस बार अम्मी जान ने अपने भाई को लौटाना मुनासिब ख्याल ना किया और मेरी मंगनी रेहान से कर दी गई। मैंने कोई एहतजाज ना किया। इन दिनों मेरी हालत मुर्दोद से बदतर थी। जिसके लिए जी रही थी इसने मेरी खबर तक ना ली। इस बार अम्मी की बात को ना ठुकरा सकी। अम्मी ने रिश्ते के मामले को बहुत राज में रखा, किसी रिश्तेदार को कानो कान खबर ना होने दी। इन दिनों नाजो मेरी वाहिद गमगसार थी। इससे गम बांटती, वो मुझे गले लगाती, मेरे आंसू पोंछती, मगर वो बेचारी क्या कर सकती थी। यास्मीन भी मेरी हमराज थी और मेरा दुख सुनकर रो देती थी। सहेलियां बड़ी दौलत होती है, खास तौर पर जब इंसान का दिल दुखा हुआ हो तो दोस्तों का सहारा नेमत होता है। वालिदैन के सामने जुबान खोलना मेरे बस में नहीं था। सिर्फ अम्मी जान से कहती थी, आपने मेरा रिश्ता इतनी जल्दी क्यों तय कर दिया? कुछ तो और सब्र कर लिया होता। हम तेरे भले की सोचते हैं, अम्मी जवाब देती थी। रेहान अच्छा लड़का है, तुमसे प्यार करता है, तुम मामू की बहू बनकर सुखी रहोगी। 1 साल बाद मीर आलम लौट आया। आते ही वो खुश खुश हमारे घर आया। अम्मी के इसी तरह पाँव छुए और मुझसे चाय की फरमाइश की। लेकिन यहाँ तो 1 साल में 1 सदी बदल चुकी थी। माँ ने इसे बताया कि मैंने हुमा की मंगनी रेहान से कर दी है। ये खबर सुनते ही इसका रंग उड़ गया और हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। ये आप क्या कह रही हैं? गोया अल्फाज इसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। वो बगैर चाय पिए उठकर चला गया, जैसे किसी ने इसको इसके बहुत प्यारे की मौत की खबर दे दी हो। इसके वहमो गुमान में ना था अम्मी ऐसी बात कहेंगी। अपनी दानिश में वो मुझे अपना समझ चुका था। इसके वालिदैन भी आए, मगर अम्मी ने कहा कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी है। मैंने तो अब जबान दे दी है। मैं अपने भाई और भाभी को क्या जवाब दूंगी? मीर आलम इन दिनों उजड़ा उजड़ा लगता था। ये वही था जो हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहा करता था। अब तो अपनी हालत मजनू जैसी बना ली थी। वो अक्सर बिला मकसद अपनी छत पर टहलता रहता। एक रोज मैं छत पर गई तो वो दीवार के सामने टेक लगाए खड़ा हुआ था। किस कदर बेहाल और उदास था। इसने कई दिनों से लिबास तब्दील न किया था। जब निगाह मुझ पर पड़ी इसकी आंखों में आंसू आ गए।
मैं भी अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। मेरी मंगनी के बाद से ताया और ताई ने हमारे घर आना छोड़ दिया था। वो इस रिश्ते से खफा थे। अब तो मीर आलम से मिलना भी मुहाल था। मिलना तो कजा, इसकी एक झलक देखना भी जुर्म था। एक दिन यास्मीन आई, मिन्नत समाजत से मुझे अपने घर ले गई और ताई के यहाँ चलने को कहा। मैं डरते डरते गई। ताई ने गले लगाया और बहुत रोई कि हमसे कोताही हो गई है। हम तो समझते थे कि तुम हमारी हो और ये रिश्ता पक्का है। जब हम मुंह से कहेंगे तो इनकार ना होगा। हमें क्या खबर तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी पड़ जाएगी। हमको खबर तक न लगने दी, वरना हम पहले ही रिश्ता पक्का कर लेते। ताई जी की बात सुनकर मैं भी अपने दुख को काबू न कर सकी और खूब रोई। थोड़ी देर बाद मीर आलम आ गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं। मैं तो बस रोए जा रही थी। वो भी चुप था, मगर इसकी आंखें बह रही थी। इसने कहा, हुमा तुम शादी से इनकार कर दो, मगर अब मेरे लिए ऐसा मुमकिन न था। मैं चाहते हुए भी अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी और ना अब इनको शर्मिंदा कर सकती थी। मैं रोती हुई वापस घर लौट आई, अपने वालिदैन की इज्जत की खातिर। शादी के दिन जो मेरी हालत थी वो मैं ही जानती थी। ताया वाले मेरी शादी में नहीं आए, मेरे ननियाल रिश्तेदार ज्यादा आए। मैं रेहान की दुल्हन बनकर इसके घर चली गई और वो तमाम ख्वाब जो मैंने मीर आलम के साथ देखे थे चकनाचूर हो गए। पूरे घर में ऐसा माहौल था जैसे शादी नहीं किसी की मौत हो गई हो। हर कोई आंसू बहा रहा था। यूं लगता था जैसे मैं जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हूँ और मीर आलम जाने किस तरह मेरी जुदाई के गम को बर्दाश्त कर रहा था। यूं दो मोहब्बत करने वाले चुपचाप और किसी से शिकवा किए बगैर जुदाई की सूली पर चढ़ गए। आज भी इसकी याद दिल में बसी हुई है। अगरचे घर में शरीफाना जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मीर आलम की याद आ जाती है तो दिल बंद होने लगता है। खुदा जाने वालिदैन क्यों रिश्ते तय करते हुए गफलत से काम लेते हैं और मासूम दिलों का खून हो जाता है। मीर आलम दिल बर्दाश्ता होकर बैरूने मुल्क चला गया और वापस ना लौटा। ये अच्छा हुआ कि वो वापस ना आया, वरना मेरी घरेलू जिंदगी वीरान हो सकती थी और मैं परेशानी की लहरों में बहती बहती मामूलाते जिंदगी के धारों से कहीं दूर निकल जाती। तो क्या होता, मेरे बच्चों का जीवन तो बर्बाद हो जाता। अगर आप लोग को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।